गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, शहर में जा बजा भिखारियों के डेरे हैं। हर छोटी बड़ी शाहराहों पर हमें गदागर माफिया का राज दिखाई दे रहा है, जो इस खतरनाक सूरत हाल में किसी भी बड़े खतरे का पेश ख़ैमा भी साबित हो सकता है। चाइल्ड ब्यूरो, जिला इंतजामिया, पुलिस समेत दीगर इदारे आए रोज ट्रैकडाउन करते रहते हैं, लेकिन इदारे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इन हालात में कहना आपसे ये है कि कुछ काम हमारे और आपके करने के भी है। इन गदारगरों की हौसला शिकनी हमारी जिम्मेदारी है। उनको आते जाते ना भीग दे, बल्कि जो भी आप खुदा की राह में देना चाहते हैं वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाए, ना कि ये कि इन पेशावर भिखारी माफिया पर ज़ाया कर दें और इनको मजीद हौसला दें कि वो लोग रोड्स पर ही मौजूद रहें। जब हम सब मिलकर इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे तो हमारा मुआशरा इस नासूर से ज़रूर पाक हो जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना वायरस ने आवाम को परेशान करके रख दिया है और इन हालात में भी मुनाफाखोर सरगर्म है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर है और दुकानदार मनमाने रेट वसूल करने में लगे हैं। बेरोजगारी भी बढ़ गई है। शहरियों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो चुकी है। आगे रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है। कैसे डाली जाएगी मुनाफाखोरों को नकेल? क्या हो पाएगा सरकारी रेट पर अमल दरामद? इन सवालात के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन अभी मुझे आपको एक मुनफरिद खबर की कहानी सुनानी है और बताना है जी एक और मुनफरिद रिकॉर्ड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाकर पेश कर दिया गया है। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ जी। दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाने का रिकॉर्ड एक मरतबा फिर से बरतानवी शहरी ने अपने नाम कर लिया है। टॉनी फिशर ने एक मरतबा फिर आलमी रिकॉर्ड बनाकर ये साबित कर दिया है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। अगर साबित कदम रहा जाए तो आपकी हिम्मत, लगन और हौसले कभी शिकस्त नहीं खा सकते। इस बरतानवी शहरी के पास 2016 से 2018 तक दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाने का आलमी रिकॉर्ड था, जिसे कैनेडियन शहरी ने तोड़ा था। टोनी ने हाल ही में कई घंटों की मुसलसल मेहनत से 6 फीट 7 इंच बड़ा फंक्शनल रूबिक क्यूब बनाकर एक मरतबा फिर से आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नाज़रीन, एक आलमी रिकॉर्ड तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन उसके साथ साथ घरों में रहते हुए लोगों ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज अपनाना शुरू कर दिए हैं। एक और आलमी रिकॉर्ड की बात करते हैं जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लॉकडाउन के दौरान घर में महसूर दोस्तों ने टोकरी में टेनिस बॉल पकड़ने का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इदाहो से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने लॉकडाउन में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर 1 मिनट में टोकरी में सबसे ज्यादा टेनिस बॉल्स फेंकने का आलमी रिकॉर्ड बनाया है। डेविड रश इससे पहले 100 से जायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। उन्होंने अपने करंटीना के दोस्त जोनाथन के साथ मिलकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड बनाने के लिए उन्होंने एक टोकरी कमर से बांधी। रिकॉर्ड बनाने के लिए जोनाथन ने दोनों हाथों से 108 टेनिस बॉल्स फेंकी, जबकि डेविड ने 85 बॉल्स को कैच किया और अपनी टोकरी में जमा किया है। इस तरह उन्होंने 66 टेनिस बॉल्स पकड़ने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेविड ने बताया है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के असूलों के मुताबिक उन्हें अपने दोस्त से 9 फीट और 9 इंच दूर खड़े होना था। इस मौका पर गिनीज के नुमाइंदे मौजूद नहीं थे, लेकिन इदारे ने डेविड से कहा था कि वो मखसूस तादाद में लोगों को गवाह बना सकते हैं। कोविड-19 आलमगीर वबा के बाद ज़्यादा लोग जमा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इसकी तमाम वीडियोस बनाई हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दी गई हैं। नाज़रीन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो रिकॉर्ड्स लोग बना रहे हैं उसकी तो हम डिटेल्स आपके साथ साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों की मदद करने के भी अनोखे अंदाज अपना रहे हैं। ऐसी ही एक खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी है जी। मलेशियन मलका ने कोरोना से लड़ने वालों के लिए लजीज पकवान तैयार किए हैं और ये पकवान तैयार करके यकीनी तौर पर उनको खासी खुशी भी होती है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। मलेशिया के बादशाह और मलिका ने 24 मार्च को अपने महल के 7 अरकान में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद करंटीना का फैसला किया था। बादशाह और मलिका दोनों ने कोरोना का टेस्ट भी करवाया, जिसके नताइज मनफी आए। मलेशियन मलका निहायत लजीज पकवान बनाने के लिए पहले भी जानी जाती हैं और करंटीना में जाने से कबल वो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले डॉक्टर्स और दीगर अमले के लिए नए नए पकवान तैयार करके भेज रही थी। मलिका ने रवा साल 21 मार्च से पकवान तैयार करते हुए वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। उन्होंने एक अस्पताल के लिए सब्जियों की एक डिश तैयार की, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है।
उसी रोज उन्होंने मछली की एक डिश तैयार की और हुकूमती मुलाजमीन की कुर्बानियों का शुक्रिया अदा किया है। उसके अगले ही रोज मलिका ने कुआलालंपुर के अस्पताल के लिए पकवान तैयार किया। बाद उन्होंने चॉकलेट कप केक्स बनाकर भी डॉक्टर्स के लिए पेश किए हैं। नाज़रीन, मलिका की जानिब से आपने देखा है कि कितना खूबसूरत अंदाज अपनाया गया है, क्योंकि हम भी हर रोज बात कर रहे होते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये तमाम डॉक्टर्स, हमारे सिक्योरिटी एहलकार, हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदगान जो कि इस वक्त अपनी सेहत की, अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर रोड्स पर मौजूद है। तो अगर आप भी मलिका को कॉपी करना चाहते हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाइए, तो आपके करीबी कोई भी अस्पताल है वहाँ तक पहुँचा दीजिए। एक अच्छा कार्य खैर में आपका हाथ भी हो जाएगा। अब कुछ बात करेंगे जी, घरों में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने खाना पीना तो शुरू कर दिया है, लेकिन खाने पीने के असरात भी उनके बॉडी पर नजर आना शुरू हो गए हैं। मतलब कहने का ये है कि मोटापा बहुत आम हो गया है, लोग परेशान भी हैं कि अब किया क्या जाए। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया महमूद, माहिर ग़िज़ायात हैं। जवेरिया, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बताइए कि कैसी चल रही है आजकल लाइफ, कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं घरों में रहते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जो बहुत सी बिजी लाइफ थी, बिजीएस्ट लाइफ थी, स्पेशली वर्कaholic लोग थे, तो मतलब जो स्पेसिफिकली आपको पता है रिकमेंड किया जाता है बार बार कि घर बैठे हैं, तो मुझे भी आज 11 डे और मैं 11 डे यहाँ पर आज निकली हूँ घर से और यहाँ पर सेट पे आई हूँ। तो अच्छी चीज़ है, आप जितनी एहतियात करें उतना आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, पर ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है सिचुएशन से कॉप अप करना। हाँ, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना है इस वक्त। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सर्वाइव कर जवेरिया, खाना पीना सोना घर में रहते हुए, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है लोगों की, मोटापा बहुत आम हो गया है। आप देखेंगे जब कुछ आपके पास एक्टिविटी करने के लिए नहीं होती, तो आप मिडनाइट क्रेविंग्स में बहुत तेज़ मीठे, नमकीन और उसके अलावा बहुत हाईली एनर्जी या जो बहुत फिजी ड्रिंक्स आप कह लेते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल है। जबकि एक चीज़ अच्छी हुई है सिद्रा, हम लोग हमेशा आपको पता है कहते रहे कि बाहर का खाना छोड़ दें, बाहर का छोड़ दें, पर आपने आप देखा है कि बहुत से लोग, क्योंकि बाहर का ऑलरेडी बंद हो गया और लोग नेचुरल्स की तरफ वापस आए, बगैर चने की आटे की रोटी से लेके चावल चपाती हर चीज़ घर पे बन रही। स्पेशली जो बच्चे हैं उनको भी कमर्शलाइज्ड फूड से हम रोक सकें नेचुरली, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह बाहर से बंद हो गई, जिसकी वजह से ये एक पॉजिटिव भी एक फैक्टर आया है कि हम नेचर में वापस चले गए हैं। जो घर पे अवेलेबल है, बड़े छोटे बच्चे बूढ़े हर कोई जो है वो नेचुरल फूड इंजॉय कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़। देखिए हमारी जनरल पब्लिक को इवन जब आजकल देखिए राशन भी दिया जा रहा है, तो वो सफ़ेद चीनी ही दी जा रही है, जबकि अगर उन्हीं लोगों को आपको पता है इतनी बीमारियां, और वो लोग इवन हम लोग के भी अक्सर काम आते हैं और वो हमारे ही माशरे का हिस्सा है। तो इन तमाम चीज़ों को ना पर्सनली भी नोटिस करके कि जो लोग देने वाले हैं, राशन भी देने वाले हैं, तो आप हेल्दी चीज़ें लोगों के घरों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, जो अपने लिए पसंद करते हैं वही आप दूसरों के लिए पसंद करें। बहुत शुक्रिया जवेरिया महमूद, आप हमारे साथ मौजूद रही। अगर आप चाहते हैं कि आप मोटे ना हो और कुछ भी खाएं और थोड़ा खाएं, तो उसके लिए एक टिप सबसे अच्छी ये भी है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो एकदम से बहुत जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, बल्कि ठहर ठहर के आराम आराम से खाना खाएं। आप खाएंगे भी कम और आपकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, पेट भी भर जाएगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलीमी साहब, हमें ये बताइए कि अभी हम जैसे कि फ्रूट्स की बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो रमज़ानुल मुबारक में टफ टाइम दे सकती हैं। ये बताइए, ये हमारे यहाँ सुपर स्टोर्स पर रमज़ानुल मुबारक के आते ही पैकेजेस क्यों नहीं आते, डील्स क्यों नहीं आती? हालांकि पूरी दुनिया में हम लोग देखते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इस महीने का इतना एहतराम किया जाता है कि सब्सिडीज दी जाती हैं। आप देखिए तो फॉर एग्जांपल कुछ टोमेटो केचप भी बहुत बिकती है रमज़ान के अंदर, तो हम वो क्यों सस्ती बेच रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। रूह अफ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा बिकता है, या जामे शरी, हम उनको क्यों 20-20 रुपए रिटेल प्राइस से कम बेच रहे होते हैं? इसका मतलब है कि उसकी प्राइस फिक्स है, पीछे से हमें मार्जिन मिल रहा है, तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर को जितना बेनिफिट दे सकें, तो हम ऑफर दे रहे होते हैं उसके ऊपर। अब मामला देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझने की ज़रूरत है कि जब हमें पीछे से चीज़ें नहीं मिलती उस रेट्स पे, ये मैं बात कर रहा हूँ दालें, सब्जियां, फ्रूट, इनकी या मसाले, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी पीछे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है ना जी, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ दुकानदार नहीं है। वो तो उसके गोदाम में अगर चीनी के 50 बैग पड़े हैं या दालों के 10-10 बैग पड़े हैं, तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ नहीं, उसने एक हफ्ते का अपना स्टॉक रखा हुआ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ असल में वो है जो पीछे हज़ारों बोरियां जो है चीनी की या दालों की वो स्टोर करके बैठा हुआ है, सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा हुआ है कि जिस दिन रेट बढ़ेगा मैं उस दिन निकालूंगा इसको। तो
ये क्रैकडाउन होना चाहिए जखीरा अंदोजों के खिलाफ, ना कि रिटेलर। देखें, एक जब मंडी से चीज महंगी मिलती है ना, तो तमाम दुकानदार उसी रेट पे बेच रहे होते हैं। मतलब वो थोड़ा बहुत फर्क होता है, सबकी अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर मंडी स्टेबल हो ना तो आगे भी प्राइस वो कंट्रोल हो जाए। असल में मामला है पीछे मंडी को कंट्रोल करना। मंडी कंट्रोल हो जाए तो ये आगे प्राइस नहीं बढ़ेगी। जाहिद साहब, रमज़ान डील्स की मैं बात कर रही हूँ। हम लोग जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो हम कहते हैं जी देखें वो जो नॉन मुस्लिम लोगों के कंट्रीज हैं उन्होंने डील्स दे दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनकी जानिब से कुछ वजूहात भी पेश की गई हैं, वही जो तरीके बताए जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अगर सुपर स्टोर्स की हद तक बात करें तो यकीनन सुपर स्टोर्स अज खुद तो मेरे ख्याल अफोर्ड नहीं करते होते। मतलब ये एक चैरिटी किसी और तरह की तो कर सकते हैं, लेकिन सुपर स्टोर्स अज खुद एक कोई बहुत ही दर्द दिल रखने वाला हो कि मेरा अगर आज का मुनाफा 1 लाख रुपया है तो चलो मैं 80,000 रुपये कर लेता हूँ, 20,000 लोगों को आज रिलीफ दे देता हूँ, तो वो तो हो सकता है। लेकिन मजमूई तौर पे अगर कोशिश देखा जाए तो ये मखसूस चीज़ों पे हो सकता है ये आइटम जिनमें मार्जिन ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल बाहर के मुल्कों में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जिन चीज़ों पे मार्जिन ज़्यादा होता है वहाँ वो कट लगा लेते हैं, वरना इतना अच्छा कोई भी नहीं है। जो भी सरमाया है, सरमाए का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई मुल्क होता है, ना कोई मोहब्बत होती है, उसका सरमाया सिर्फ मुनाफा होता है। अगर उसे मुनाफा मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई डील्स देखते रहते हैं, हमारे यहाँ ये ट्रेंड बहुत कम है। अगर कहीं किसी को मुनाफा मिलेगा तो वो सरमायाकारी करेगा, वरना अगर हम ये सोचें कि कोई खिदमत खल्क के लिए सुपर स्टोर खोल के बैठा है, किराना शॉप खोल, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब हो ही नहीं सकता ना एक सरमायाकार, जिसने सरमाया लगाया है। इस पे मैं थोड़ी सी बात बढ़ाऊंगा जाहिद साहब की। देखें, अगर आप इंटरनेशनली देखें, यूरोप में यूएसए चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, तो यहाँ पे जो मार्जिन है ना जी, वो मिनिमम 25% है ठीक किसी भी प्रोडक्ट पे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब हमारे यहाँ कोक पे 4% मिलता है। अब मुझे बताएं 4% में लेके आप कितना कस्टमर को पास, और हमारे 10% के एक्सपेंसेस हैं। आप देखिए बिजली कितनी महंगी है, एम्प्लॉइज हैं, एक स्टोर पे कम से कम 150-150 एम्प्लॉई है। अच्छा चलें, ये हमने आपका उधर मान लिया कि नहीं, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा प्लीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जहां मार्जिन है ना जी, आप मेरे साथ आ जाइए कभी भी, मेरे ने क्या, हमारी किसी भी सुपरमार्केट जो भी एसोसिएशन है हमारी, उनकी किसी भी सुपरमार्केट पे आप चले जाइए, मैं आपको लातादाद चीजों पे ऑफर्स दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ऑफर्स नहीं देते, जहां हमें मार्जिन है हम ऑफर देते हैं। ये टिपिकली सिर्फ ये वाली जो चीजें हैं ना जी, दालें और चावल, चीनी, आटा, इनमें हमें पीछे से सप्लाई सही मिलती जाए, हम इनमें अपनी मार्जिन नहीं बहुत। अच्छा चले इमरान साहब, ये बताइए, इनकी हमने आपकी बात मान ली कि चले आपको मंडी से महंगा आ रहा है तो आपको भी उसी कीमत पे फिरोख्त करना है। ये बताइए कि ये जो हमारे मौसम के फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं, सुपर स्टोर की जो कीमतें होती हैं डिफरेंट होती हैं। बाहर साथ ही ठेले वाला लगा के वो कोई भी सब्जी या कोई भी आप टमाटर की बात कर लें तो वो अगर 40 रुपए बेच रहा है तो उसी साथ वाले सुपर स्टोर पे वो कम से कम भी 60 से 70 रुपए में दस्तयाब होगा। ये फर्क क्यों है? इस पे आप डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता। लेकिन दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि सुपर स्टोर जो भी चीज बेचता है ना जी, वो उसको पूरी तरह सॉर्टेड करवा के और उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है जी। फिर उसकी सर्विसेज हैं जी। आप देखिए कि वहाँ एक सेक्शन के ऊपर वेजिटेबल फ्रूट का जो सेक्शन है, कम से कम 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पूरी सर्विसेज मिल रही है, एयर कंडीशनिंग माहौल है, मतलब बिजली भी आपको पता है उसमें खर्च, उसका तो वहाँ ना कोई किराया उसका रेडी वाले का, ना कोई उसकी वो है किसी किस्म का कोई टैक्सेशन है, और ना ही उसका कोई एम्प्लॉय है। अच्छा, उसके बावजूद भी हम अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करें ना, तो हम क्वालिटी उससे बहुत अच्छी बेच रहे होते हैं, उस तरह रेट नहीं दे रहे होते। देखें, रेडी वाले के पास फिर भी अच्छी ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा मैं बता, अच्छा मेरी प्लीज बात सुन लीजिए। उसमें ये है कि आप देखिए कि हमारा 1.5% टर्नओवर टैक्स है, 4.5% हमें विद होल्डिंग टैक्स कटवाना पड़ता है, और जिसको भी हम कटवाते हैं वो उसमें ऐड कर देता है प्राइस के अंदर, ठीक है जी। 6% की तो टैक्सेशन होगी डायरेक्ट इसके ऊपर, वेजिटेबल फ्रूट या मीट या दालों पे, इन पे ये डायरेक्ट टैक्सेशन है इनकी। उसके बाद जी आप मतलब टैक्स देने के बावजूद हमारे एक्सपेंसेस और किस्म के हैं, और प्लस ये है कि हम फिर भी आप कंपेयर करेंगे तो हम महंगे नहीं हैं। क्वालिटी अगर आप देखेंगे ना तो क्वालिटी,
आपको रेडी वाला हाथ नहीं लगाने देता, आप अपनी मर्जी से चुनते हैं सारी चीज अपनी मर्जी से, फिर भी सॉर्टेड में से भी आप सॉर्ट करके लेके जाते हैं। चलें ठीक तो है ये जी, फर्क है जी। जाहिद साहब ये बताइए हमें कि वो जब टैक्सेस की गेम आ जाती है फिर तो कहीं ना कहीं से घुमा के कान पकड़ लिया जाता है। हमें ये बताइए कि अभी हम वेजिटेबल फ्रूट्स की बात कर रहे थे मंडियों में, दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर हमने देखा है कि एक चीज़ मिलती है दूसरी गायब हो जाती है, चीनी आती है आटा नहीं होता, आटा आता है कुकिंग ऑयल नहीं होता, वो आता है तो दालें गायब हो जाती हैं। यहाँ पर कहाँ पर खला है कि यहाँ की डिमांड पूरी नहीं हो रही? यूटिलिटी स्टोर का जो बुनियादी मकसद जिसके लिए बनाया गया था वो नंबर एक तो एक हुकूमत की कोशिश थी कि एक हुकूमती कंट्रोल में एक चीज़ चले, हाँ। ताकि आम जो मार्केट है उसके लिए एक मुकाबले की फ़ज़ा हो। तो अब भी यही कोशिश की जाती है कि अगर आटा बाहर 805 रुपये मिल रहा है तो इनकी कोशिश है कि 800 रुपये दे दें, 5 तक सस्ता दे दें थोड़ा सा, लेकिन उससे महंगा ना दें। जिसको बाहर महंगा लग रहा है वो यूटिलिटी। अब चीनी है, अब चीनी इस वक्त हॉट केक है यूटिलिटी स्टोर्स पे, उसका जो आप फ़र्क है आम मार्केट का और यूटिलिटी स्टोर का वो तकरीबन 17 रुपये फ़ी किलो है कि यूटिलिटी स्टोर 17 रुपये फ़ी किलो सस्ती चीनी दे रहा है। अब 2-3 आइटम है यूटिलिटी स्टोर के जो कि हुकूमत की कोशिश होती है कि जिस वक्त मार्केट में ये महंगे हों तो हम इन्हें सस्ता करके लोगों को सब्सिडाइज करके दें। तो इनका यूटिलिटी स्टोर का फोकस सिर्फ 3 से 4 आइटम ऐसे होते हैं जिसमें घी, चीनी, आटा, चावल और दालें हम किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉमिनल सी उस पर लोगों को सब्सिडी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। असल में घी और चीनी और आटा ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि असल लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। अब भी आप चले जाएं अगर यूटिलिटी स्टोर तो वहाँ चीनी हर किसी के पास होगी और घी ले रहा होगा। अब घी वहाँ पे जो फ़रोख्त होता है 170 में, ये इमरान साहब वहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल ये लोग वो घी रखते भी नहीं हैं कि वो दर्जा दोम का बल्कि दर्जा दोम क्या, अगर मैं गलत ना कहूँ तो पता नहीं कौन से दर्जे का होता है कि आपको किसी सुपर स्टोर पे वो ब्रांड नजर नहीं आएगा, किसी किराने की स्टोर पे। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो होगा क्वालिटी चेक लाजमी तौर पे, अगर गवर्नमेंट बेच रही है तो उसका क्वालिटी चेक हुआ होगा, लेकिन फिर भी मतलब अगर आम जो ब्रांड है वो अपनी कीमत अपनी चीज पे बेच। सरकारी निर्खनामे आम मार्केट में अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब उसमें पता नहीं क्या साइकी है कि एक चीज़ जिस वक्त रेट कम हो जाता है, मतलब अगर 20 रुपए किलो मूली बिक रही है मार्केट में, तो वो जो सरकारी बाबू है उसने 15 रुपए किलो ही लिख के भेजनी है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मामला ये है जी, बहुत कुछ ठीक भी हो रहा है और जो डिमांड और सप्लाई की चेन है वो भी ठीक चल रही है, लेकिन जहाँ पर बात आती है सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद की, वो यकीनी तौर पर इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, जिसके बारे में बहुत सारे माहिरीन बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस एकदम से चला जाएगा और हमारी ज़िंदगियों से निकल जाएगा। इस लाइफस्टाइल को हमें अपनाना होगा, एहतियाती तदाबीर हमें हमेशा अपने साथ साथ अब जोड़े रखनी होंगी, बल्कि अपनी आदत का हिस्सा बना लेना होगी। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ख़ास तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि पहले बाहर वॉक के लिए चले जाते थे, लेकिन अब उनके बच्चे उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए उनको बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे। इन तमाम मामलात पर और इनके हल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर उमैर हैदर साहब हैं, पब्लिक हेल्थ एडवाइज़र हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उज़मा सदाकत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब से मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जैसा कि मैं कह रही थी कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर को जो कि अब हम अपना चुके हैं, इनको अब अपनी आदत बना लेना चाहिए, परमानेंट अपना लेना चाहिए। सबसे पहले हमारी आवाम को ये जानने की ज़रूरत है कि ये वायरस बाकी वायरसेस से कितना ज़्यादा मोहलिक है। ये बड़ी तेज़ी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है और ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी है। इसके लिए ही शुरू से हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन भी नाफिज़ुल अमल किया है और हमारी हुकूमत शुरू से कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका मतलब यह है कि गैर ज़रूरी मेल जोल से इज्तनाब किया जाए, उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये वायरस अभी हमारी ज़िंदगी से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है और हुकूमत भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हुकूमत इतनी आसानी से इस लॉकडाउन को हटाएगी नहीं, बल्कि
बतदरीज चीज़ों को खोला जाएगा और देखा जाएगा कि जो नए केसेस की रफ्तार है उनमें कितनी कमी आ रही है या उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो मेरा मशवरा आवाम को यही होगा कि वो फ़िलहाल अपने घरों में रहें और गैर ज़रूरी जैसा कि बहुत ज़रूरी जैसा कि ग्रॉसरी की शॉपिंग या फार्मेसी से कोई दवाई लेनी हो तो उसके लिए ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलते वक्त कम अज़ कम 1 मीटर का फासला रखें बाकी लोगों से। और इसके अलावा इस वक्त ये रिकमेंडेशन है कि जो भी लोग बाहर निकलें वो ज़रूरी तौर पे सर्जिकल मास्क पहन के निकलें। ये नई आलमी गाइडलाइन आई है तो मेरा आवाम को मशवरा होगा कि जब भी वो बाहर निकलें वो कम अज़ कम सर्जिकल मास्क बाहर। ठीक है जी, मास्क के हवाले से हम मजीद भी डॉक्टर साहब से ज़रूर जानेंगे कि मजीद क्या एहतियात बरतने की इस वक्त ज़रूरत है। उज़मा साहिबा, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पहले हम लोगों का सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे से मेल मुलाकात, मोहब्बत, तन्हाई के बिल्कुल आदी नहीं थे, हर वक्त रौनक मेले में रहने वाले लोग हैं। तो अब तन्हा रहना, अकेले रहना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर फिजिकल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि हम इंटरनेट के दौर में हैं जहाँ पे वीडियो कॉल्स हो रही हैं, जहाँ पे जूम हमारे पास है, स्काइप अवेलेबल है और हम अपने रिश्तेदारों से इंटरेक्ट इजीली कर सकते हैं। लेकिन पहले की तरह गेट टुगेदर्स नहीं हो सकती, पहले की तरह लार्ज बर्थडे पार्टीज नहीं हो सकती, लार्ज वेडिंग नहीं हो सकती। सो वहाँ पे हमें थोड़ी सी सिंप्लिसिटी अख्तियार करने की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग अब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने घर के अंदर कुछ जो घर के लोग हैं उनके साथ मिलकर अपनी खुशियों को अब सेलिब्रेट करने की तरफ जा रहे हैं। सो हमें उन एस्पेक्ट पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए जो हम कर सकते हैं, जहां पे अभी भी हमारा बस चलता है। और जहां पे हमारा बस नहीं चलता हमें ग्रेसफुली उसको मान लेना चाहिए कि ये अब पुरानी बातें हैं, अब हम जैसे जैसे एक नई चीजों के अंदर जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम कभी दोबारा नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे। अब हमारे लिए कोई न्यू नॉर्मल होगा और न्यू नॉर्मल होगा जिसमें हम एक ऐसी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा लग्जरी में भी ना हो, लेकिन ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर क्लीनलीनेस काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में इवन ये बड़ा कम देखने में नजर आता है, जो कि खुश आइन बात है। इसके अलावा हमारी जिंदगियां थोड़ी सी सिंपल और इंटरनेट के थ्रू ज्यादा, मेरे ख्याल में अब हमारा मेल मुलाकात होना जो है वो शुरू हो जाएगा। सो हमें अपना जो न्यू नॉर्मल है उसको ग्रेसफुल एक्सेप्ट करना है। जो कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, उस पर तवज्जो दें और जो नहीं कर सकते उसको मान ले कि ये अब माजी बईद की बातें हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है सबसे बड़ा पॉइंट है एक्सेप्टेंस का। हाँ। हमें मान लेना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी आदत अपना ली हैं, अब उनको साथ भी लेकर उनको हमने कैरी करना है। यानी ये एक सोशल मैनर्स हमारे होने चाहिए कि जब हम खांसे तो अपने फेस के ऊपर रुमाल रखें, कोई टिश्यू रखें, बजाय कि हम पहले हाथों से उसको करते थे, या हम फिर अपना जो स्लीव्स है उसको इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ रिस्पिरेटरी हाइजीन पे हमें तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये वो एस्पेक्ट है जो कि हम काफी निगलेक्ट करते रहे हैं। जैसे जब ये सदी का आगाज हो रहा था तो हम मसल ज्यादा बनाने की तरफ जा रहे थे, क्योंकि एक टोन था कि जिमिंग करने की तरफ जाएं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स ज्यादा होने की तरफ आए। फिर दिल के अमराज बढ़ने लगे तो लोग कनोला ऑयल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, वो ऐसे ऑयल को इस्तेमाल करने की तरफ गए जिससे उनके दिल के जो मसल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग रहें और दिल के अमराज से वो बचे रहे। उन्होंने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी करनी शुरू कर दी, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की तरफ गए। अब कोरोना वायरस हमें ये सिखा रहा है कि हमें अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन पे भी तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें लंबे गहरे सांस लेने को नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मे बी योगा इसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमें अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको, बजाय कि खांसी हमें आए और हम खांसना जो है ये एक नेचर की तरफ से एक मुस्बत चीज है जो कि हमें अंदर अगर कोई चीज फंसी हुई है तो उसे निकलने का मौका देती है। सो बजाय के खांसी आए हमें खुद ही खांस के अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इन तमाम चीजों का अगर हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन जरूर होता है, लेकिन हर चीज के कुछ ना कुछ आदाब होते हैं, खांसने के, छींकने के, बाहर आने के, उठने के, बैठने के, लेकिन हम लोग वो आदाब भूल चुके थे जो कि कुदरत ने हमें दोबारा से याद करा दिया। डॉक्टर साहब ऐसा ही? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इसमें यह है कि मेरा आवाम को ये मशवरा होगा कि ख़ास तौर पे ये कोरोना वायरस के आने की वजह से अब ये सारी चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं मीडिया के ऊपर, और इसमें ख़ास तौर पे आप अपना किरदार अदा कर रही हैं। तो जब भी आपको खांसी आए या छींक आए तो इस वक्त गाइडलाइंस ये हैं कि आप टिश्यू पेपर से अपने मुंह या नाक को कवर करें, या आप अपनी कोहनी को इस तरह बेंड करके उसके अंदर खांसे या छींके। और इसके अलावा दिन में बार बार अपने हाथों को धोएं, कम अज़ कम 20 सेकंड के लिए सैनिटाइजर से या सोप और साफ पानी से भी आप अपने हाथों को धो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी बात को मैं बिल्कुल बैक करूंगी कि डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है कि जब भी आपने खांसना है, छींकना है तो आपने टिश्यू का इस्तेमाल करना है, लेकिन
बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने आपको याद नहीं करवाया कि जब आपने टिश्यू पर खांसना छींकना है, उस टिश्यू को जेब में नहीं डालना, उसको डस्टबिन करना है। जब नेक्स्ट टाइम आपको खांसी आए, ज़रूरत पड़े, नया टिश्यू इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, मास्क का इस्तेमाल बताइए। पहले हमने देखा था कि कहा जा रहा था माहिरीन की जानिब से कि अगर आपको फ्लू, ज़ुकाम, कोई इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्या ज़रूरी है कि हर नॉर्मल बंदा जब भी बाहर निकल रहा है मास्क ज़रूर पहने? इसमें जिन ममालिक ने बड़ी कामयाबी से इस पे काबू पाया है, जैसे कि चाइना और साउथ कोरिया, उनका तजुर्बा हमें ये बताता है कि जब कोरोना वायरस के शुरू के जो 14 दिन होते हैं उनमें आपको कोई भी अलामात नहीं आती, तो आपको नहीं पता कि अगले शख्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो इवन बात करते हुए भी आपको ये वायरस मुंतकिल कर सकता है। तो इस वक्त जो गाइडलाइंस यही हैं कि आप जब भी बाहर निकलें आपको सर्जिकल मास्क पहनने की ज़रूरत है। जहाँ तक कॉटन मास्क की बात यह है कि वो माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो मास्क ना पहनने से तो मुफीद है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप सर्जिकल मास्क तक आपकी एक्सेस हो, आप उसको बाय करें, और जब भी आप बाहर निकलें तो आप उसको इस्तेमाल करें। और वो इस वक्त यह है कि कम से कम 3-4 दिन तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप उस मास्क को अपने पास रखें और उसको आलूदा ना होने दें। ठीक है उज़्मा साहिबा, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बहुत परेशान हैं। कभी हो जाता था नमाज अदा करने चले जाते हैं, पार्क में चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ दोस्त बनाए होते हैं, उन्होंने गपशप हो जाती थी, कोई अच्छा दिन गुजर जाता था। लेकिन अब तो जो उनकी बच्चे हैं उन्होंने उनको तो बिल्कुल घर में बंद कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इस वक्त वो ग्रुप है। उनके लिए बताइए कि वो किस तरह खुद को पॉजिटिव रखें और अपने आप को अच्छा फील करवाएं। मेरे ख्याल में सीनियर सिटीजन जो ग्रुप है वो हमेशा से ही वल्नरेबल रहा है, क्योंकि इनके अंदर डिप्रेशन आपको ज़्यादा नज़र आता है। और हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि अब हमारे जो अब्बू हैं वो ज़्यादा खाना नहीं खाते, या हमारी अम्मी जो हैं वो ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं करती, जबकि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, वो ज़्यादा अकेली रहती हैं। जिसकी ज़्यादातर वजह ये है कि बच्चे जो घर में मौजूद होते हैं उनकी लाइफ इतनी फास्ट पेस हो गई है कि वो अपने घर से बाहर के मामलात में ज़्यादा उलझे रहते हैं, जबकि पेरेंट्स को देने के लिए टाइम नहीं है। सो ऐसे में आजकल जब जिस सिचुएशन में है जिसमें हमारे घर के बुजुर्ग जो है वो नमाज अदा करने बाहर नहीं जा सकते, या उन्हें कोई मिलने के लिए घर में नहीं आ सकता, तो ऐसे में घर में जो मौजूद बच्चे हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने बड़ों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें, और उनको अपने साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ हैं घर में, लाउंज में अगर बैठे हुए हैं तो ज़रूर बैठे। अगर आपके बुजुर्ग लाउंज में आके बैठना नहीं पसंद कर रहे तो फिर आप उनके कमरे में जाके जरूर कुछ टाइम स्पेंड करने की तरफ जाएं। जब भी हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है उनके साथ बैठ के। वो अपने माजी के इतने खूबसूरत किस्से सुनाते हैं कि हम समझते हैं कि ये लोग कौन सी दुनिया, हमें किसी और दुनिया में ले जाते हैं कि अभी जिस जिंदगी में हम जी रहे हैं इससे पहले भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया थी। अच्छा, हमारे यहाँ चूंकि जब कोई बंदा 50 से ऊपर चला जाता है तो एक जनरल परसेप्शन सोसाइटी में ये है कि अब बस ये नकारा हो चुका है, हाँ। और अब ये कोई काम करने के काबिल नहीं है। और ज्यादातर बच्चे भी यही कहते हैं अगर वो कोई काम काज भी कर रहे हैं कि आप काम छोड़ दें, अब बस अल्लाह अल्लाह किया करें, ठीक है। जबकि ये नेचर का ये असूल नहीं है। नेचर क्या कहती है कि जब तक आप हयात हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, हाँ। और ये हमारे यहाँ बच्चों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर उनके पेरेंट जो हैं वो 60s में हैं या इवन 70s में हैं और वो प्रोडक्टिव लाइफ पीछे गुजारते रहे हैं तो आप उससे काट नहीं सकते। आप बल्कि सपोर्ट बने कि वो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ को किसी ना किसी तौर जारी जरूर रखें, क्योंकि प्रोडक्टिव होने से एक बंदे को एहसास होता है कि वो यूजफुल है, वो मुफीद है, वो किसी काम के काबिल है। लेकिन जब आप उन्हें काट के घर बिठा देंगे तो उसे लगेगा कि अब वो नकारा हो गया। और कोई भी शख्स जो नकारा होता है, मैंने देखा है, वो ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहता। सो उनकी जिंदगी को बढ़ाने के लिए उन्हें किसी ना किसी काम के अंदर आप जरूर रखें जो भी वो कर सकते हैं। ये एहसास बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब आपके पास करने को कुछ नहीं है, कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए हमें कि जितने भी लोग हैं एहतियाती तदाबीर तो अपना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एहतियात कर करके तंग आ गए हैं। उनको लगता है अब जी बस थोड़ी बहुत एहतियात कर लो, बाकी हाँ, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है कि वक्त के साथ साथ अब आवाम को ये लगेगा कि बहुत हो चुका एहतियाती तदाबीर, हम अब हमें बाहर वापस रूटीन में जाना चाहिए। लेकिन ये मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान केसेस की रफ्तार के हवाले से, टोटल केसेस के हवाले से और अमात की शरह के हवाले से बहुत बेहतर पोजीशन में है। लेकिन इसमें सबसे अहम जुज़ एहतियाती तदाबीर का है, और माहिरीन का ये कहना है कि अगले 2 हफ्ते बहुत अहम है और अगले 2 हफ्ते हमें उन चीज़ों पे और ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद करना है ताकि हम कामयाबी से इस फेज से गुजर जाएं। और अगर हम इस मामले में ढीले पड़ गए तो ये भी हो सकता है कि ये कोरोना वायरस के जो केसेस हैं ये दोबारा से हमारी इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर इंसान ने अपनी एहतियात खुद करनी है
वो खुद भी बचेगा और पूरी सोसाइटी को भी उससे बचा लेगा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त जो नौजवान लोग हैं ख़ास तौर पे, उनको बार बार वो ये कहते हैं कि हम इससे कम मुतासर हो रहे हैं या हमें शदीद बीमारी नहीं होती, लेकिन वो इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हुए अपने जो बूढ़े अफराद हैं माशरे के, उनकी जानों को बचा रहे हैं। क्योंकि अगर उनमें अलामात नहीं भी होंगी लेकिन वो फिर भी जो बूढ़े अफराद हैं उनको ये इन्फेक्शन मुंतकिल कर सकते हैं और उनको इससे शदीद बीमारी का खतरा है। तो इस वक्त हर कोई अपनी जान बचाने में भी लगा हुआ है, लेकिन अपनी जान बचाते बचाते हम अपने पूरे माशरे की भी जाने बचाने में किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है उज़्मा साहिबा, ख़वातीन घर की बहुत बड़ी उन पे जिम्मेदारी होती है कंधों पे, बच्चों की भी, हमारे घर के बड़ों की भी, शौहर की भी, उन पे भी आजकल खासा स्ट्रेस है। हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, किसी की ना सुनो वो नाराज़ है, जिसकी ज़्यादा सुन लो वो परेशान है। अच्छा एक तो हमें ये मान लेना चाहिए कि जब भी कोई अनहानी सी उफ्ताद आती है तो हम एकदम से हमारा नॉर्मल सिस्टम जो जिस्म का या ब्रेन का है वो डगमगा जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया। सो कोरोना की वजह से हर शख्स जो है वो स्ट्रेस में से जरूर गुजरेगा। स्ट्रेस इस चीज से भी आता है कि जब हम किसी भी नए आने वाले थ्रेट को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अपनी उससे निपटने की सलाहियत को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हम स्ट्रेस में जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम मैनेज नहीं कर सकेंगे, हमें लगता है कि शायद हमें कोरोना हो जाएगा, हमें लगता है कि शायद हमारे लव्ड वन जो हैं जो एक्सपोज होते हैं, वल्नरेबल प्लेसेस पे जाते हैं, उन्हें कोरोना ना हो जाए। और हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस को ओवरडू करते हैं। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि घर में खवातीन जो है वो हाथ धो धो के तंग पड़ गई हैं। ये वो तबका है जिसका ये ख्याल है कि ये कोई कोरोना जो है वो कोई 10, 20, 30 दिनों के लिए आया है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अब इन प्रैक्टिसेस को अपना नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा और हर शख्स जो है वो जरूर फियर में गया, मेरे और आपके समेत हर शख्स जो है वो इस तजर्बे में से गुजरा। लेकिन फियर एक पहली स्टेज है। जब भी कोई उफ्ताद आती है तो हम खौफ में मुब्तला होते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं कि ये सीखने के प्रोसेस में से हम है कि हम देखने लगते हैं कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ हम उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिर उसके बाद एक ग्रोथ जोन है। ठीक, ग्रोथ जोन से मुराद है कि जो चीजें आपने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की आप उन्हें भी करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कारामद बने। और आप ना सिर्फ अपने लिए करते हैं बल्कि अपनी कम्युनिटी में आप देखें जहां पे आप हेल्पफुल हो सकते हैं, आप उनके लिए कुछ करने की जरूरत करते हैं और किसी ना किसी तरीके से आप अपने लिए, अपने अखलेहाना के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होने की तरफ जाते हैं। जब आप ऐसी चीजें करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर भी आसूदा रहते हैं और आपको लगता है कि अभी बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं इस सिचुएशन में भी बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है उज़्मा साहिबा, आपसे हम इन तमाम मसाइल के हल भी जानेंगे, लेकिन अभी मुझे डॉक्टर साहब आपसे पूछना है कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं खौफ में मुब्तला हैं, खौफ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस सिचुएशन को, डिप्रेशन में चले गए। जब डिप्रेशन होता है तो साथ साथ कौन सी बीमारियाँ? हाँ, इसमें ये बहुत अहम सवाल आपने किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सबको ये कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें, जो कि बिल्कुल हमारी नॉर्मल रूटीन से हट के है। जैसे ही हमारी नॉर्मल रूटीन डिस्टर्ब होती है तो ये देखा गया है कि नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो अचानक जो हैं वो सर उठाते हैं। तो और घरों में आपने अक्सर अभी देखा होगा कि घरेलू तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। तो उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप सबसे जो बेहतर तरीका इसको काबू पाने का वो ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें जिन चीज़ों का आपको शौक़ है। ख़वातीन अगर वो कुकिंग में मसरूफ़ रह सकती हैं, वो एक्सरसाइज कर सकती हैं, तो वो अपने आप को उधर मसरूफ़ रखें। मर्द जो हैं वो और ख़वातीन भी जिनको ये मौका दिया गया है कि वो रिमोटली ऑनलाइन अपना काम कर सकें तो वो ऑनलाइन अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि हम नफ्सियाती मसाइल पे आता है तो कौन सी बीमारियां लाता है? डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो उससे और भी कई ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। उससे हमारी ईटिंग हैबिट्स ख़राब होती हैं और बाकी जो हमारा घर के बाकी अफराद के साथ जो रवैया और पूरी फैमिली को हम अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे काबू पाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखा जाए। और खौफ पे काबू पाने का ये है कि जब तक आप अपने घर के अंदर हैं तो आपको यकीन होना चाहिए कि ये वायरस जो है ये इतनी जल्दी घरों के अंदर नहीं आता। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे आपको ये वायरस मुंतकिल नहीं हो सकता। ठीक है, कोरोना से बचना है और बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने घरों में रहें, ना आप घर से बाहर निकलेंगे, ना कोरोना को साथ लाएंगे और ना सबको लगाएंगे। उज़्मा साहिबा, क्या करें? हमारी ख़वातीन, बच्चों को संभालना है, टिप्स दीजिए उन्हें। अच्छा, ख़वातीन एक तो बच्चों के लिए कोई ना कोई रूटीन ज़रूर बना के रखें, यानी कोई
रूटीन होनी चाहिए कि इतने बजे उठेंगे, इतने बजे कोई अपनी स्कूल की एक्टिविटी करेंगे, फिर लंच होगा, फिर उसके बाद कोई टीवी टाइम उनका होगा। और आजकल तो उस्मा साहिबा जो पहले रूटीन होती थी वो भी सारी खत्म हाँ, हो गई, बिकॉज बहुत बेतरतीब जिंदगी हो गई। ऐसा ही है, लेकिन जितना हम इसको नॉर्मल बना सकें, हमें नॉर्मल बनाने की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मेलिटी हमें थोड़ी कंट्रोल भी देती है और कंट्रोल हमें अच्छा लगता है। ये जो हम बहुत ज्यादा हाथ धोते हैं और चीजें करते हैं, तो एक्चुअली वी वांट टू गो बैक इनटू दैट रूटीन जो कि हमारे लिए बड़ी नॉर्मल थी, और नई चीजें करना हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट ग्रोथ यही है कि आप इसमें से कोप करना सीखें, जो चीजें करने वाली हैं करें, रूटीन अपने दिन की एक बना लें। अगर आप घर पे भी काम कर रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसकी भी कोई रूटीन होनी चाहिए, और फिर इन चीजों को साथ लेकर चलें। और रात सोने का कोई टाइम होना चाहिए। इसके अलावा अपनी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई बॉडी स्ट्रेचिंग, कोई वॉक, चाहे लाउंज में करें, चाहे छत पे जाके करें, चाहे अपनी स्ट्रीट में जाके करें, कोई ना कोई वॉक का एलिमेंट जरूर होना चाहिए। फिर कुछ ना कुछ कॉमेडी प्रोग्राम्स देखने की तरफ जाएं जो कि आपको हंसाएं, ताकि आप लाइट फील करें। न्यूज से थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार कर ले। मेरे ख्याल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ न्यूज डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए कि सोशल मीडिया से थोड़ा परहेज करें, और उसका भी कोई टाइम मुतय्यन होना चाहिए। क्योंकि आजकल सारे लोग घर पे हैं और फोन जो है हमारे बहुत हैंडी होते हैं, तो हम वक्त जो है वो अपने फोन्स में मौजूद होते हैं। एक दूसरे के साथ बात करना कितना जरूरी है, चाहे वो हमारे बड़े हैं, घर के मियाँ बीवी हैं, बच्चों के साथ है, बात करना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं खास तौर पे बात करूंगी कि जो भी महसूसात आपके जहन में या आप अपने जिस्म में महसूस करते हैं, तो जरूर उन्हें एक्सप्रेस करने की तरफ जाएं। हम सारे ही कुछ ना कुछ खौफ में मुब्तला हैं, लेकिन वी डोंट एक्सप्रेस इट। हम समझते हैं कि अगर हम कहेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, जबकि खौफ में मुब्तला होना से मुराद है कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये ज्यादा प्रॉब्लम प्यार के जज्बात में ज़्यादा होता है कि हम अपनी अम्मा अब्बा को कहेंगे कि अम्मा अब्बा हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, या इस तरह का कोई गुस्सा फौरन से दिखाएंगे, लेकिन गुस्से में भी हम बात नहीं करते, बताते नहीं है, हम एक्ट आउट करते हैं, जिससे लोग अंदाजा लगाते हैं कि हम गुस्से में हैं। सो जो भी हमारे महसूसात हैं, हम परेशान हैं, हम खौफ महसूस कर रहे हैं, हम बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो उसे लफ्जों में इजहार करें एक दूसरे के साथ कि मैं आजकल बहुत बेचैन हूं कि ये कोरोना आ गया है, या अब इससे क्या होगा। लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि आप हम वक्त सिर्फ इसी परेशानी का इजहार नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी उठा रहे हो जो कि आपकी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की तरफ ले जाए। बिल्कुल, खुशियां बांटने से भर जाती हैं, और जब आप अपनी टेंशन दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो आपकी टेंशन, गम, छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा, खाया पिया सो लिया, वो हम बेतरतीब लाइफ की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग मोटापे के शिकार हो गए हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल आपने किया, और जैसा कि वो भी बात कर रही हैं कि आपकी लाइफ की एक आपको नई रूटीन अब बनाना होगी। जितनी देर तक ये हुकूमत लॉकडाउन ख़त्म नहीं करती या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का नहीं कहा जाता, तो आपको लाइफ की एक प्रॉपर रूटीन बनानी होगी, जिसके अंदर एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और प्रॉपर डाइट भी। इसमें हम ये रेकमेंड इस वक्त नहीं कर रहे कि आप जो डाइट्स फॉलो कर रहे थे जिसमें बहुत कम कैलोरीज ले रहे थे, इन दिनों में लोगों को कैलोरीज ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो, फिर फैट्स हों और कार्ब्स सबसे कम हो। और इसमें जो इम्यूनिटी बूस्टिंग की चीज़ें हैं, जैसा कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ऑरेंज जूस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग की डाइट रखें, और 30 मिनट्स की डेली कार्डियो एक्सरसाइज, उसमें सबसे आम जो एक्सरसाइज है कि सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, तो एक्सरसाइज का बहुत अहम किरदार है आपको मोटापे के कंट्रोल करने में। और आगे अभी हमारे रमज़ान शरीफ आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब भी ये कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी, कितना टाइम इसमें मिनिमम मैक्सिमम दरकार होता है? माजी के वाक़यात क्या बताते हैं? हाँ, इसमें हमें फ़िलहाल इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जो है वो पहले लेबॉर्ट्री में टेस्ट होती है, और फिर जब तक वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए मार्केट में आती है, तो कम से कम उसको 1 से 2 साल का अरसा दरकार होता है, वो भी अगर सारी चीज़ें ठीक जाएं। बाज़ औक़ात इसमें 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारे पास जो है वो एक ही हिफाजती तदाबीर है, वो ये है कि हम ये सारी चीज़ें जो हुकूमत की तरफ से और माहिरीन की तरफ से कही जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, इनको फॉलो करना है। ना सिर्फ ये लॉकडाउन के ख़त्म होने तक, बल्कि उसके बाद भी, जैसा कि आपको बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया है कि ये अब हमारी लाइफ की नॉर्मल रूटीन का पार्ट बन जाएंगे, तो इसको हमको फॉलो ही करते रहना है। वैक्सीन या मेडिसिन इसलिए ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है कि इसके जो तजुर्बात हैं वो हर ग्रुप पे होने होते हैं, हर बीमारी को साथ लेकर देखकर, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा वक्त इसमें सबसे पहले तो उसकी सेफ्टी को देखा जाता है कि वो इंसानों के अंदर कितनी सेफ होंगी, उसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे।
तो पहले जानवरों के ऊपर तजुर्बात किए जाते हैं और फिर बहुत छोटे 100 से कम लोगों 100 से कम इंसानों पे तजुर्बा किया जाता है और फिर इसको मार्केट के अंदर बड़े पैमाने पे लॉन्च किया जाता है। तो इसमें अभी वक्त दरकार है, हमें दवाइयों पे भी तजुर्बात हो रहे हैं, वैक्सीन पे भी तजुर्बात हो रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा फ़िलहाल हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। फ़िलहाल हिफाजती तदाबीर ही एक ज़रिया है जिससे हम उस्मा साहिबा, बच्चों की कुछ बात कर लेते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं घर में रहते रहते, उनके साथ क्या किया जाए? बच्चों की खास तौर पे जैसे मैंने पहले भी बात की कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करवाने की तरफ हमें जाना चाहिए। जैसे बड़ों के लिए वॉक बहुत अच्छी चीज़ है, तो बच्चों को ही अगर हम इसी हैबिट में डाल दें सिंस दिस यंग एज, तो उनके लिए बहुत आसान होगा कि वो बड़ी एज में भी जाके उन्हें कैरी कर सकें। इसके अलावा बच्चों के लिए कोई ना कोई आपकी स्टडी रूटीन ज़रूर होनी चाहिए कि 2 घंटे दिन के होंगे जिसमें वो अपने स्कूल के कोर्स की जो किताबें हैं वो पढ़ेंगे। बहुत सारे स्कूल्स ने अब ये भी सिस्टम एक लॉन्च करवाया है कि वो ईमेल्स के थ्रू आपको सिलेबस भेज देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको भेज रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ कोई फन टाइम जरूर होना चाहिए आपका। ज्यादातर माएँ चूंकि आजकल मुलाजमीन भी उन्होंने छुट्टी करवा दी है उनकी भी, और वो घरों में ज्यादा खाने बनाने में मसरूफ हैं, सफाइयां करने में मसरूफ हैं। घर का काम करवाना बड़ा अच्छा हो सकता है। हाँ, बच्चों को जैसे वेजिटेबल कटिंग में आप लगा सकते हैं, उससे उन्हें कुछ एक्टिविटी भी मिलेगी, क्योंकि बच्चों के अंदर एनर्जी जो है वो बड़ों की निस्बत ज्यादा होती है। सो अगर आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको ये कंप्लेंट जरूर होंगी कि मेरे बच्चे तंग बहुत करते हैं। सो उन्हें वेजिटेबल कटिंग में आप लगा सकते हैं। आप उन्हें छोटी छोटी चीजें, जैसे बहुत सारे बीन्स हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं कि अच्छा इन्हें इसमें से कंकर निकालें या इन्हें एक बोल में से दूसरे बोल में डालें। उससे उनकी जो मोटर मसल्स हैं वो भी फाइन ट्यून होते हैं और उन्हें चीजें करना भी आ जाती हैं। सो जरूर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी की तरफ जाएं। कलरिंग हो सकती है उनके लिए। उस्मा साहिबा, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, डॉक्टर उमैर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जो आपके घर के बड़े हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातें कीजिए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नौशाबा, रवैयों में तब्दीली इस वक्त कितना ज़रूरी है? रवैयों में मैं आई नो कि इस वक्त क्योंकि फैमिली ज़्यादा टाइम साथ गुजार रही हैं, तो हम लोग वैसे तो बात करते हैं कि हमें फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, और इवन वर्क लाइफ में हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि हमें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, बीवी और हस्बैंड दोनों। लेकिन अब जब एक्चुअली टाइम मिला है तो मेरे ख्याल में काफ़ी इख्तलाफात भी आ जाते हैं लोगों में, क्योंकि आपस में फैमिली ज़्यादा टाइम गुजार रही हैं, तो वो मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन ये है कि अपने आप को आप पॉजिटिव रखें, इस चीज़ को एक आई थिंक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और बहुत मुश्किल हमारे लिए सूरत हाल है जिसको हमें मिलकर फेस करना है, लेकिन इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं कि हमें अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को ज़्यादा मिल रहा है, तो हम जितना ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं उतना ही बेहतर है। नौशाबा, एक तलाफ राय की आपने बात की है, वो तो अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है हम लोगों में, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बंदा एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाले। कैसे इन रवैयों को कंट्रोल करें कि हम लोग, दूसरा बंदा बात कर रहा हो ये खामोश कर जाए? क्या होना चाहिए कि हम लोग लड़ाई झगड़े कम से कम हो इन हालात में? मैं दोबारा उसी बात पे जोर दूंगी कि हमें अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए, हमें अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखना चाहिए। फैमिलीज़ में भी ये भी बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारी इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहा है। तो माली हालात की वजह से भी लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो जिसका असर हमें घरेलू मामलात में देखने को मिलता है। तो उससे आप किस तरह अलग हो सकते हैं, वो इस तरह हो सकते हैं कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें। अगर हम हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वो क्या हो सकती हैं? आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखें और आप अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखें। मेंटल हेल्थ में आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को वो एक्टिविटीज़ करें जो आपको पुरसुकून करती हैं। जैसे आपने भी मतलब कि काफ़ी चीज़ें होंगी जो वर्क लाइफ की वजह से या फिर स्टडीज़ की वजह से छोड़ दी होंगी, जो आपको पहले पसंद होती होंगी। ठीक है, मैंने खुद मतलब कि ड्राइंग वगैरह और जो मुझे पहले पसंद था वो पहले यूनिवर्सिटी की वजह से। वैसे नौशाबा, आपस की बात है, मैं इतना टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ कि जो मेरा मनपसंद काम है मैं वो ज़रूर करूँ। ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक
सबको ये करना चाहिए कि जो आपको मनपसंद काम है, जो आपको पुरसुकून करता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो ड्राइंग हो सकती है, वो गार्डनिंग हो सकती है, तो अपने आप को उन चीज़ों में मसरूफ़ रखें ताकि आपकी जो नफ्सियाती हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा नौशाबा, हम लोग जब भी अखलाकियात की बात की जाती है तो स्पेशली देखते हैं कि बच्चों की शुरू से ही ऐसी एक मोटर लाइफ हो जाती है। सुबह उठते हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, आते हैं, कारी साहब बैठे होते हैं, वो पढ़ाते हैं, फिर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर बच्चे सो जाते हैं, पूरा एक उनकी मोटर लाइफ होकर रोबोट बन चुके होते हैं। लेकिन अभी बड़ा अच्छा टाइम है पेरेंट्स के पास कि वो अपने बच्चों में कुछ अखलाकियात डेवलप करें, उन्हें बताएं कि नेकी क्या है और किस तरह से आपने दूसरों की मदद करनी है। इस तरह के भी तो जज्बे उभारे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और मेरे ख्याल में सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए ही ये इस तरह का मौका है कि हम खुद को अल्लाह के साथ क्लोज कर सकते हैं। हम नमाज अपने टाइम के ऊपर पढ़ें। आई थिंक दैट ये सबसे पहला एक तरीका है जिससे हम लोग अपने आप को एक रूटीन में भी कर सकते हैं और वो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। और उसके अलावा भी आप अपने आप को जिस भी फेथ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने आप को खुदा से मतलब करीब तरीन समझेंगे और आप अपने बच्चों के अंदर भी वही आदत दोबारा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं करनी, और नेकी क्या है, बुराई क्या है, हमें किस तरह दूसरों की हेल्प करनी है, ये प्रॉब्लम किस तरह का है। अब मेरे ख्याल में बच्चे बहुत समझदार हैं, स्पेशली इस जनरेशन के, तो उनको कोई मसला नहीं होगा ये समझने में कि हम किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और हमें क्या करना है, और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस को नेक्स्ट इस तरह की सिचुएशंस के लिए पहले ही प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक ये सबसे बेहतर टाइम है जब हम उनकी ये बिहेवियरल चेंज शुरू कर सकते हैं। ठीक है नौशाबा, मजीद भी बात करते हैं, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया जी जिया अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं, अदाकारा हैं। जिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइए कैसा चल रहा है दूसरों से दूर होकर आपका टाइम, किस तरह की एक्टिविटीज़ में आपने खुद को इन्वॉल्व रखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वेल, मैं तो इस किस्म का टाइम जो कि क्वालिटी टाइम है पिछले 15 साल से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आई एम अ मेडिटेटर, आई एम अ योगी, एंड आई बिलीव इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता या होता नहीं है जब वो अंदर से कंप्लीट हो, मुकम्मल फील करे और कुदरत की कदर करना जाने। मैं सुबह अर्ली राइजर हूँ, 4 बजे उठती हूँ और 11-12 बजे सो जाती हूँ, तो पूरा दिन मेरा यूजुअली बहुत बिजी रहता है और मैं नई से नई चीज़ें सीखती रहती हूँ। लाइक शोबिज़ के अलावा 2-3 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें मैं काम कर रही हूँ, और उसका नॉलेज गेन करना, उसके लिए ट्रैवलिंग करना, और जब ऐसा टाइम हो कि हमें सिर्फ घर में रहना है तो वो मेरे लिए ज़्यादा प्रेशियस होता है, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा नॉलेज गेन करती हूँ। तो आई एम मोस्टली होम। अगर ऐसा टाइम है जिसमें हमें बाहर निकलने में थोड़ा खतरा है, पूरी दुनिया में जो एक सर्टन वायरस है जो कि हार्म कर सकता है, तो मेरे लिए ये सबसे क्वालिटी टाइम है अपनी फैमिली के साथ गुजारने के लिए, और अपने आप को मज़ीद जो है वो अपने आप से कुछ सीखने के लिए, कुछ अपने आप को मज़ीद डीपर लेवल पे फील करने के लिए कि और मज़ीद मैं क्या सीख सकती हूँ अपनी ज़ात से, कुदरत से, नेचर से। ठीक। जिया, हमें ये बताइए कि हर तरफ खौफ की एक फ़ज़ा कायम हो चुकी है और हर वक्त हर बंदे के लिए मोटिवेटेड रहना यकीनी तौर पर मुश्किल होता है। जब कभी आप थोड़ी परेशान हो जाती हैं, क्या करती हैं? हमारे देखने वालों को भी टिप्स बताइए कि अगर वो परेशान है या फिर कोई मसाइल का शिकार हैं, वो क्या करें? मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई भी फीलिंग्स इंसानों के अंदर अगर है तो वो थोड़ा सा इसको रियलाइज करें कि इंसान को अल्लाह की ज़ात से कुदरत ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, और अगर इंसान इस चीज़ को रियलाइज करें कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से और हर तरह के चैलेंज को फेस करना जानते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हमें अकेला रहना या अपने साथ टाइम गुजारना या अपनी फैमिली की टेक केयर करने का ये सबसे बड़ा मौका मिला है। तो इस चीज़ को अगर आप नेगेटिव वे में देखेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत नेगेटिव हो सकती है। जब बहुत सारी फेक न्यूज़ को फॉलो करेंगे, हर वक्त टीवी ऑन करके बैठे रहेंगे या हर वक्त सोशल मीडिया पे रहेंगे, तो डेफिनेटली एक आम इंसान भी बहुत सारी कंफ्यूजन का शिकार हो सकता है, एक ख़ास इंसान भी हो सकता है।
लेकिन मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स से सीखा है कि हर मुश्किल वक्त से आप बहुत कुछ खास सीख सकते हैं। जो ऑल ओवर एक मुश्किल वक्त लग रहा होता है तो कट जाता है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त कभी नहीं रहता, कुदरत में भी और इंसानों के लिए भी इस तरह बुरा वक्त भी कभी नहीं रहता। तो मैंने ज़िंदगी में हमेशा बुरे वक्त से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जो कि हम एक दरगुजर कर जाते हैं। हम लोग सीखने का अमल अपने अंदर से एज के साथ साथ छोड़ देते हैं। ठीक। तो मैं बेसिकली जब ये वक्त शुरू हुआ था उससे थोड़ी देर पहले से मैं बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में और डीप लेवल पे रिसर्च वर्क कर रही थी। तो मुझे लग रहा है कि मेरा इसमें वो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा डीपर लेवल पे चला गया है। लाइक मेरी नमाज बिल्कुल रेगुलर हो गई है। ज़्यादा घर रहने से मैं अपने भाइयों के, अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के करीब ना होते देती, लेकिन मैं इन टच ज़्यादा होने शुरू हो गई हूँ। यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रही होती थी, अब मुझे लोगों के बारे में फिक्र हो रही है और लोगों के बारे में सोचने का मौका मिल रहा है। और स्पेशली उनको बेसिकली पर्सनली अगर मैं टाइम नहीं दे पाती तो मैं दुआओं के जरिए और वैसे जो एक सपोर्ट होती है जिसमें आप फाइनेंशियल मॉरल सपोर्ट कर सकती हो, वो मैं बहुत जेन्युइन लेवल पे और डीपर लेवल पे कर रही हूँ। तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत इतने सारे वेदर हैं, फैमिली सिस्टम है, अगर इन सारी क्वालिटीज को इनहांस करें, इनको डीपर लेवल पे सोचने की कोशिश करें तो ये बहुत अच्छा मौका बिल्कुल जी, आप बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अच्छा हो बुरा हो इसने आखिर गुजरना है और कोई बेहतर वक्त ज़रूर आ जाता है। ये बताइए, आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले आपसे बहुत कुछ डिमांड करते हैं, आप उनको क्या कहेंगी? इस वक्त क्या करें वो घर में रहते हुए? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो सेहतयाब हैं, और जो लोग सेहतयाब इस वक्त नहीं हैं उनके लिए दुआ करें। किसी की गलती से सीखने की कोशिश करें बजाय के डरें। इस वक्त प्लीज़ ये कोई सच दुनिया में बहुत बहुत बुरे वक्त आए हैं, बहुत बड़ी जंगें लगी हैं, अगर हम लोग इसी चीज़ से गुजर गए तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये बुरा पैच है, बुरा वक्त है, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो इस सारे अमल से जो पॉजिटिव इसकी चीजें हैं प्लीज उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, इस बुरे वक्त से भी अच्छी बातें चुन लीजिए जो कि आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर आपका साथ देंगी। बहुत शुक्रिया जी आप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नौशाबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, लेकिन बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो वक्त चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, थोड़ा सा सब्र करिए और आने वाले वक्त से अच्छे की उम्मीद रखिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।